हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार और यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 7। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में 50 एमसीक्यू देखेंगे और इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए और बताइए कि 50 में से कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल संडे है, इस वजह से मैंने होमवर्क नहीं दिया है। अपना पीछे का जो भी मैंने होमवर्क आपको दिया था उसी को आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रूपम कहा गया। सक्रूपम जो है वो स्कंदगुप्त को कहा गया है किस स्तंभ लेख में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहोम स्तंभ लेख। ध्यान दीजिएगा, कहोम स्तंभ लेख जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन से कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य। कावेरी नदी जल विवाद, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की समानता 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। तो आपको पता है कि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन मानी जाती है और लोकसभा को इसके 5 वर्ष से पहले भी समाप्त किया जा सकता है प्रधानमंत्री की संस्तृति से राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे और आर्टिकल 85 जो इसके तहत ही राष्ट्रपति इसको भंग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है शकों के उन्मूलन करने के बाद धारण किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सैंडल पीक, ठीक है, सैंडल पीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, सैंडल पीक से संबंधित क्वेश्चंस पूछ जा सकते हैं कि सैंडल पीक जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोरोबुदुर किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर किसका स्थल है। बोरोबुदुर जो है वो किसका स्थल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप है, इस वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, स्तूप है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, पाइकारा जलप्रपात जो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की पतियों की हरिमहीनता जो वो किसकी कमी के कारण होता है। हरिमहीनता बताइए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए हरिमहीनता जो होता है वो कई तत्वों के कमी के कारण होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक तो पोटेशियम होता है और यहाँ पे हम कह सकते हैं मैग्नीशियम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं 2 और 3। चलिए हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि क्लोरोसिस जो होता है क्लोरोफिल के अल्प निर्माण या फिर ह्रास को कहा जाता है। इसके कारण पत्तियाँ जो होती हैं पीली हो जाती है और क्लोरोसिस में बहुत सारे तत्व आते हैं, इनको हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या दिया गया था, ऊपर हम लोगों ने देखा था, एक था पोटेशियम और एक था मैग्नीशियम, इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू जी ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीचे लिखी गई कौन से चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बताइए, जीवाश्म नहीं पाए जाते। अगर आपने हमारी स्टार्टिंग की यानी आज की वीडियो देखी होगी मॉर्निंग वाली, तो उसमें मैंने आपको बताया था आज की इस वीडियो में। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जीवाश्म जो होता है वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि ग्रेनाइट जो आता है वो अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कांग्लोमरेट, सेल और बलुआ पत्थर, ये सभी के सभी अवसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, जबकि ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बताइए कौन सा विद्रोह का संबंध किस राज्य से होगा। तो उनके क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे मैच करना है। चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। अगर बात करें मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था, यानी ए का फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए। उसी तरह से पवना विद्रोह की बात करें तो इसका संबंध बंगाल से है, तो बी का 3 के साथ होना चाहिए। तो देखिए ए का 1 बी का 3 यहाँ पे मिल रहा है, इस वजह से ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। एका आंदोलन की बात करें तो इसका संबंध अवध से था, जबकि बिरसा मुंडा विद्रोह जो कि बिहार झारखंड उस वक्त सम्मिलित था, यानी कि बिहार यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होता है। बताइए, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार रिपीट हुआ है।
एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनजीटी का पूर्ण रूप कह सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम समझ लेते हैं, जैसे कि एनजीटी की स्थापना कब किया गया था। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी, जैसे पुणे, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और तब बताएंगे कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष द्वारा स्टार्ट की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। अमृत बाजार पत्रिका जो 2 भाइयों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट कि इस समाचार पत्र की स्थापना 1872 में की गई थी, ये पॉइंट गलत है कि 1868 में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि बंगाली भाषा का यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता, परंतु 1878 के बाद यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा था। रातों रात इसको चेंज कर दिया गया था 1878 में, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ऐसा ये किया गया था। तो यहाँ पे 1 और 3 बिल्कुल सही है, इस वजह से राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए एक छोटी सी बात कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है तो यार सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं में से किसको मार्टिन्ग्यू ने निवारक हत्या के नाम दिया था। उस वक्त चेम्सफोर्ड ही थे, मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड ही गवर्नर जनरल के रूप में थे। तो निवारक हत्या का नाम दिया गया था जलियांवाला बाग नरसंहार को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने की वजह से आपको पता है कि ध्वनि किसी न किसी माध्यम से ही संचरण करती है, यानी कि गमन करती है। तो वायुमंडल उपस्थित नहीं होने के कारण, यानी अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है कि सुन नहीं पाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था? वीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तेल क्षेत्र की कीमत सुधार से संबंधित इनका कार्य क्षेत्र था वीके चतुर्वेदी कमेटी। इजरा कप का संबंध किस खेल से है? इजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान देंगे, इजरा कप हो, राधा मोहन कप हो, क्लासिक कप हो, इन सभी का संबंध पोलो से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। नेक्स्ट वन है कि किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताइए कि बुल्स आई शब्द का प्रयोग जो किस खेल में किया जाता है? तो बुल्स आई जो है शूटिंग में करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? ठीक है, ठंडी जलधारा नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अलगुहास की जो जलधारा है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा मानी जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति का संबंध बताइए कि कहाँ है भील जनजाति, और ये वर्तमान में कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व जो वो किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसने BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो BCCI स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए किस हेरिटेज पार्क को उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है? बताइए कि हेरिटेज पार्क को उत्कृष्टता का पुरस्कार 2020 में दिया गया था। और राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुंदर नर्सरी। ठीक है, सुंदर नर्सरी जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का क्रय शक्ति क्या होता है? मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का क्रय शक्ति क्या होता है? ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो गिरता है, यानी कि ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे हम अच्छे तरीके से पढ़ करके समझ भी सकते हैं कि देखिए, मुद्रास्फीति या फिर महंगाई किसी अर्थव्यवस्था के समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब सामान्य मूल्य बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब सामान्य मूल्य बढ़ते हैं तब मुद्रा की हर इकाई की क्रय शक्ति में कमी होती है।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पैसे की किसी मात्रा से पहले जितनी माल या फिर सेवाओं की मात्रा आती थी उससे कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि 5 रुपये में हम पहले अगर 5 गोलगप्पे खा सकते थे, तो अभी जब ये मुद्रास्फीति आ जाती है तो उस वक्त क्या होता है कि 5 रुपये में मात्र 3, यानी कि इसकी जो इकाई होती है यानी कि मात्राएं होती है, पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि पहले जितनी माल सेवाएं मिलती थी उससे ये कम हो जाएगी उतने ही पैसे में। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे क्रय शक्ति थी उसकी में कमी आ जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, धारा 141 के अंतर्गत ये बात कही गई है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया। इसमें क्या होता है कि धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिसने वह जमाव गठित किया हो सामान्य उद्देश्य से किया हो, तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसने विधि विरुद्ध जमाव किया है। नेक्स्ट वन है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया? बताइए, आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा धारा 120 के क। ठीक है, धारा 120 के क यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अच्छे से पढ़ लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया और धारा 120 के क के अनुसार जब 2 या फिर अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करते हो या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसा कार्य जो कि अवैध नहीं हो, अवैध संसाधनों द्वारा करने या फिर करवाने का सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति को आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है धारा 120 का क। चलिए नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो साक्य जो है वो कपिल मुनि के साथ बिल्कुल सही, वैशेषिक कणाद के साथ बिल्कुल सही है। मीमांसा की बात करें तो ये शंकराचार्य के साथ यहाँ पे गलत है और यहाँ पे न्याय गौतम के साथ बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए मीमांसा दर्शन जो कि कह सकते हैं हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है और वो 6 दर्शन मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि ये 6 दर्शन कौन कौन से आते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि हिंदुओं के 6 दर्शन के अंतर्गत न्याय, वैशेषिक, सांख्य, अष्टायोग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, ये सभी के सभी आते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? तो हिंदी में अगर बात करें कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिससे कहते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। तो इसके संबंध में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, इनको पढ़िए और बताइए कि कौन असत्य है, गलत है। पहले पॉइंट्स की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। वर्तमान समय में इस संस्था के जो प्रमुख है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये भी बिल्कुल सही है और वे भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है क्योंकि वो 13वें नहीं 14वें हैं, ये ध्यान रखिएगा 14वें। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हमारा गलत हो जाता है, ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और कैग के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल कहाँ से कहा था कि 148 से लेकर के 151 तक 148 से 151 में इनके संबंध में बात कही गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1909 में। ठीक है, 1909 यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सत्य नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सत्य नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। एक संवैधानिक निकाय यानी कि इसका उल्लेख संविधान में किया गया, तो इस तरह एक कह सकते हैं कि एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 तक इनके कार्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया। क्या ये सही है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके संबंध में 315 से 315 से 323 तक बात की गई है, इस वजह से ये पॉइंट हमारा गलत होगा। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इसके सदस्यों के चयन किसी विशिष्ट योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं किया गया, जो कि ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। क्लियर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल करते हैं, बी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से किस दर्शन की खोज मखली गोसाला द्वारा की गई थी? मौखली पुत्र गोसाल कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो मखली गोसाला के द्वारा की गई थी, बताइए। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अजीवक दर्शन। ठीक है, अजीवक दर्शन करेक्ट होगा। किस मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्तर पर घूमते हैं और परमाणु स्थिर रहता है तब तक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता? किस मॉडल के अकॉर्डिंग? तो बोहर मॉडल यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिलालेखों में सत्यश्री बल्लभा और धर्म महाराज के रूप में किसका उल्लेख किया गया? तो शिलालेखों में सत्यश्री बल्लभा और धर्म महाराज के रूप में किसका उल्लेख किया गया? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पुलकेशी जो प्रथम थे इनके बारे में उल्लेख किया गया। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि पुलकेशी प्रथम चालुक्य नरेश रणराग का पुत्र था और इसने जो कि रणविक्रम, सत्याश्रय, धर्म महाराज, पृथ्वी बल्लभा राज्य और राजसी आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है। तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए हम पढ़ सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121 के अनुसार जब कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या फिर ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या फिर उसका कह सकते हैं कि दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या फिर आजीवन कारावास से या फिर जुर्माना के दंडनीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1860 के धारा 121 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड कहते हैं? तो एसडीआर जो होता है इसको पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अच्छे से याद रखिएगा। इससे संबंधित कुछ पॉइंट से पढ़ सकते हैं कि एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है और एसडीआर का जो मूल्य वो हर 5 साल में आईएमएफ द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठक में तय की जाती है। एक प्रकार की मुद्रा ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? तो 1969 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, एसडीआर का प्रचलन में आया था। स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, ये ध्यान रखेंगे। आईएमएफ कब स्थापित किया गया था? आईएमएफ की स्थापना कब की गई थी? तो 27 दिसंबर 1945 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए विल बी राइट आंसर। पढ़ सकते हैं कि जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स जो कि न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में आईएमएफ की संकल्पना की गई और आईएमएफ की औपचारिक जो गठन किया गया 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो मैंने आपको बता दिया कि संवैधानिक निकाय उसे कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो। तो संवैधानिक निकाय के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 इन्हीं के साथ संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। तो ये हमारा करेक्ट होगा, ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। अराकन योमा किस देश में स्थित है? अराकन योमा जो किस देश में स्थित है? हिमालय का ही एक भाग है और अराकन योमा पड़ता है म्यांमार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने। डी विल बी करेक्ट आंसर, वेगनर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य था? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य था तो सरदार पटेल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर, अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो दो न्यूरॉन्स के बीच की जो गैप होती है, अंतर होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइनेप्स कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्ग्रथन। ठीक है, अंतःग्रथन कहा जाता है। एक्चुअली आपको नाम इंग्लिश वाला याद रखना, साइनेप्स कहते हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10वीं सूची के तहत किसी की विधानसभा सदस्यता को निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है? तो 10वीं सूची में क्या बात की गई है? दल बदल विरोध के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो अगर विधानसभा की बात करें तो इसमें विधानसभा जो अध्यक्ष होंगे वो निर्णय ले सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? इसको मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया था? 1206 में। ठीक है, 1206 में और 1210 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल के शोक के रूप में हम लोग किस नदी को जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दामोदर।
ठीक है, दामोदर, जबकि बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो सीटी स्कैन होता है आमतौर पर किस किरण का प्रयोग करते हैं या फिर किस तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग एक्सरे, ठीक है, एक्सरे का प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शरीर क्रियात्मक प्रक्रम और कोशिका के साथ यहाँ पे आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया, तो इसको मैच करना है। कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा बताइए। देखिए प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है पत्तों में मौजूद हरित लवक के साथ होता है, यानी 1 का 2 के साथ मैच होना चाहिए। 1 का 2 के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें प्रोटीन संश्लेषण, तो प्रोटीन संश्लेषण आपको पता है राइबोसोम, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का जो सक्रिय स्थल होता है राइबोसोम को कहते हैं। तो डी का 4 के साथ, तो डी का 4 के साथ यहाँ पे मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। तो जो मैच कर रहा है आपको याद हो पहले उसी को देख लीजिए, उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बाकी को आप मैच कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि यदि कोई निकाय पर गिरने वाली सभी किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा है तो यह कैसा दिखाई देगा? कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ये वस्तु है और इस पर कोई प्रकाश गिर रहा है, ठीक है, इस पर कोई लाइट्स गिर रहा है, तो ये क्या करता है सभी लाइट्स को रिफ्लेक्ट करके दूसरी तरफ मोड़ देता है। तो ये जो वस्तु दिखाई देगा वो किस तरह से दिखाई देगा? तो ये वाइट दिखाई देगा, यानी कि सफ़ेद, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा सफ़ेद। अब ये सभी किरणों को यानी कि सभी प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि वो काला दिखाई देता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होने की प्रिज्म से गुजरने के दौरान निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरेगा? बिखरेगा का मतलब हो गया यहाँ पे स्कैटरिंग जो सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसको एक और भाषा नाम से जानते हैं प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णित होगा, प्रकीर्णन कह सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे श्वेत प्रकाश को गुजारूँ तो ये 7 रंगों में कुछ इस तरह से विभक्त होता है, ये पॉइंट्स आपने पढ़ा होगा। तो ऊपर में सबसे जो कम विचलित होता है वो है रेड कलर, और सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो होता है वॉयलेट किरण, यानी कि हम कह सकते हैं बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा बिखरेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए, संवेग, द्रव्यमान और वेग, इन तीनों में क्या संबंध है? संवेग, द्रव्यमान और वेग में क्या संबंध है? तो मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू mv, यानी कि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो P बराबर हम कह सकते हैं m गुने भी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया। जल्दी से नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ क्यूज का क्वेश्चन भी एक है, इसका राइट आंसर नीचे ज़रूर दीजिएगा। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।